Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस शुरुआती चैप्टर माना जाता है। अगर हम सेंटेंस के पार्ट्स को और सेंटेंस के कंसेप्ट को ही समझ लेते हैं तो ये हमको हेल्प करता है एक सेंटेंस में जो एरर डिटेक्शन आता है वहां मदद करेगा। और अपने यहाँ यूपी बोर्ड की बात करें तो वहां पर रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस नाम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सेंटेंस को सीक्वेंस से लगाना होता है, तो हम वहां पर भी हल कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ग्रामर को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमको एक सेंटेंस को समझने की बहुत जरूरत होती है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसे। शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो आप जानते हैं कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और आपने ये भी पढ़ा है कि यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और अपनी एक पोजीशन होती है। तो उन्हीं सब चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो नेचुरल है कि हमको जितने भी एरर डिटेक्शन है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो हम यहां पर बात करते हैं एक सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस को बहुत ज्यादा टिपिकल ना बनाते हुए ये समझ लीजिए, इस संसार में 2 ही चीजें पाई जाती हैं, एक नाउन और उसके द्वारा किया गया एक्शन। और सरल भाषा में बात करें तो सब्जेक्ट और उसके द्वारा किया गया एक्शन यानी कि वर्ब। तो 2 ही चीजें हैं। अगर किसी नाउन के द्वारा किए गए एक्शन को उसके साथ रख देते हैं तो वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है सेंटेंस की। आपने सुना होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो देखिए, कंप्लीट सेंस की अगर हम बात करें तो विदाउट वर्ब, सब्जेक्ट और उसके एक्शन के बिना आपका सेंटेंस का जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं होता। तो सेंटेंस के अर्थ के लिए जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट हो और उसके द्वारा किया गया एक्शन होना चाहिए। अगर इन 2 चीजों का समावेश हो जाता है तो आपका वो सेंटेंस बन जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस में हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट और उसके द्वारा किया गया एक्शन यानी कि वर्ब। तो 2 ही शब्दों से मिलकर बनता है हमारा सेंटेंस। तो अगर हम इस ग्रामर की भाषा में बात करें तो बॉयज प्ले, ये 2 शब्दों का आपका सेंटेंस है, लड़के खेलते हैं। तो बॉयज सब्जेक्ट है और प्ले इसके द्वारा किया गया एक्शन है। तो सेंटेंस का जो हमारा पार्ट बनता है वो 2 पार्ट का बनता है, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब समझ गए, सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है whom we are talking about, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट यानी कि एक्शन, जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में हम बताते हैं, यानी जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो आपका सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो सब्जेक्ट होता है और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। तो यहां इजी बनाने के लिए किया था, तो आपका सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए। अब हम और आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय प्लेज हॉकी। तो आप जानते हैं इस सेंटेंस में अ बॉय जो है सब्जेक्ट है क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, और प्लेज हॉकी ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है।
तो इनके वर्ब, इनके सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया एक्शन है और उसकी जो और बातें हैं वो सब प्रेडिकेट पार्ट में आती हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इस सब्जेक्ट में भी आपके दो पार्ट है, एक आ और दूसरा बॉय। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अब हम एक एक करके पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को यहां पर सीखेंगे, प्रेडिकेट पार्ट को हम अगले भाग में सीखेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं आप बॉय सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट में आ जो है ये इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्वालिफायर बोलेंगे। और दूसरा जो बॉय है वो आपका इस एक्शन को करने वाला मेन शब्द है। इस एक्शन को किसने किया है? इस बॉय ने। तो इसको हम बोलेंगे हेडवर्ड। तो आप समझ लीजिए किसी भी एक्शन को जो करता है वो आपका नाउन होता है या उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो यहां पर हम इसको हेडवर्ड बोलेंगे क्योंकि यही आपका मेन शब्द है जो आपके एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है। और दूसरे ये जो है इस बॉय के बारे में गिनती बता रहा है, तो ये आपके क्वालिफायर हुआ। तो सब्जेक्ट पार्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट आपका दो पार्ट में बट गया, आपका क्वालिफायर और हेडवर्ड। एक सेंटेंस और लेते हैं। अ टॉल बॉय इज प्लेइंग हॉकी। तो यहां इज प्लेइंग हॉकी आपका प्रीडिकेट पार्ट है और टॉल बॉय आपका सब्जेक्ट पार्ट है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं इस एक्शन को करने वाला बॉय है, तो यहां पर बॉय हेडवर्ड, और जो आ और टॉल है ये दोनों ही शब्द इस बॉय को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर क्वालिफायर होगा। तो सेंटेंस फिर वही सब्जेक्ट फिर वही दो पार्टों में बट रहा है, क्वालिफायर और आपका हेडवर्ड। तो यहां तक नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसको मिटाने जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। A tall boy of my class is playing hockey। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे क्लास के एक लंबे लड़के के बारे में। तो यहां से यहां तक आप देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। अ टॉल बॉय ऑफ माई क्लास इज प्लेइंग हॉकी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो बॉय है यही आपका मेन सब्जेक्ट है जिसको हम हेड वर्ड बोलेंगे, और शेष जो है अ टॉल और ऑफ माई क्लास, यहां से लेके फुल ऑफ माई क्लास, ये सारे के सारे शब्द आपके क्वालिफायर कहलाएंगे, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। तो आपने देखा कुछ शब्द इस हेडवर्ड से पहले और कुछ शब्द इस हेडवर्ड के बाद इस पूरे हेडवर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, जबकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो एक्शन को करने वाला है, वो आपका हेडवर्ड होता है।
तो जो टोटल पार्ट की हम बात करें, यहां से लेकर इसको हम अगर सर्किल में ले लेते हैं तो इसको हम नाउन फ्रेज की संज्ञा देते हैं। इस पूरे पार्ट को हम नाउन फ्रेज बोलेंगे, और जितने भी पार्ट हैं क्वालिफायर, हेड वर्ड, ये सब नाउन फ्रेज के जो है इस एरिया में कंसिस्ट होते हैं। यानी कि एक नाउन और उसको क्वालिफाई करने वाले शब्द हैं वो टोटल मिला के नाउन फ्रेज कहलाते हैं। तो यहां तक ये बात आपको आ गई होगी समझ में। अब हम क्या करते हैं, जो आपका क्वालिफायर है इसके 1, 2 और 3 पार्ट, यानी कि जो हेड वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, इनके प्रत्येक पार्ट के सीरियल को और इनके नाम को जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगले देखते हैं, नीचे वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं। तो आपने देखा कि क्वालिफायर में अ, टॉल और आपका बीच में हेडवर्ड है। इस हेडवर्ड के नीचे आपका ऑफ माई क्लास। तो जो क्वालिफायर में 3 शब्द हुए आपके, 1, 2 और 3, ये शब्द जो है ये है आपका डिटरमाइनर, जो डिटरमाइन करता है एक हेडवर्ड को। टॉल आपका एडजेक्टिव पार्ट होता है, और ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बल्कि एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे। डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, इनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ये है क्या। किसी भी हम नाउन फ्रेज की बात करें, यानी कि हम सब्जेक्ट पार्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट पार्ट को अगर हम कुछ और अच्छी किताबों के बारे में बात करें तो ये पूरा पार्ट नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो यहां पर केवल हम सब्जेक्ट पार्ट को मान लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट पार्ट में आपके 4 भाग बन जाएंगे, और ये 4 भाग में डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये 4 पार्ट मिलकर के एक सब्जेक्ट पार्ट बनेगा। डिटरमिनर किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहते हैं, ये हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए, और इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि आपके सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, और सब्जेक्ट के भी आपके 4 पार्ट हुए। चलिए, तो सब्जेक्ट के हम पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होता है आपका डिटरमिनर। तो ये डिटरमिनर जो शब्द है ये डिटरमाइन करता है, ये निश्चित करता है कि आपका जो नाउन है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, आपका जो हेडवर्ड है, उसकी संख्या कितनी है, और उसको ये रेफर करता है। तो डिटरमाइनर आपका 2 काम करता है। एक तो करता है ये रेफर्स करता है, और सेकंड ये उसको क्वांटिफाई करता है, यानी कि उसकी संख्या को बताता है। तो 2 काम करता है। जब हम रेफर की बात करते हैं तो ये पता लगता है कि वो आपका जो हेडवर्ड है वो कौन है और क्या है। तो ये बताता है आपका जो हेडवर्ड है वो कौन है, और दूसरा वो क्या है। और जो
क्वांटिफायर वाले जो आपके डिटरमिनर होते हैं वो बताते हैं कि वो हाउ मैनी है, अगर काउंट नहीं कर सकते तो वो आपके हाउ मच है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे डिटरमाइनर पार्ट में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो देखिए, डिटरमाइनर में जो आपके शामिल होंगे वो होंगे आपके आर्टिकल। आर्टिकल में ए, एन और द। दूसरे होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में रहेंगे आपके दिस, दैट, दीज और दोज। फिर आपके पजेसिव में रहेंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, हुज, व्हाट। तो ये देखा होगा आपने, इन शब्दों को देख लीजिए, ये आपको बताएंगे कि आपका नाउन क्या है और कौन है। तो ये जो आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, ये आपको, ये डिटरमाइनर आपको रेफर करेंगे। फिर इसमें आते हैं आपके क्वांटिफायर में। इसमें क्वांटिफायर भी शब्द आते हैं। इसमें हम बोलेंगे सम, एनी, लिटिल, फ्यू। फिर नंबर आते हैं। फ्यू को इसमें मत ले लीजिए, नो कर लीजिए, नन कर लीजिए। नंबर में आपके कार्डिनल नंबर समझ लीजिए, 1, 2, 3। ऑर्डिनल समझ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आपको इसमें इंडेफिनिट नंबर समझ लीजिए, सम, फ्यू, नो, एटसेट्रा। तो ये जो बहुत सारे आपके डिटरमिनर होते हैं, तो ये आपके हेडवर्ड को डिटरमाइन करते हैं और हेडवर्ड को रेफर करते हैं। ये बताते हैं हेडवर्ड कौन है, क्या है, और दूसरे उसके जो है क्वांटिटी कितनी है या उसका नंबर कितना है। तो ये आपके डिटरमिनर है, सबसे पहले शुरू में आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पार्ट को, एडजेक्टिव के बारे में। अब एडजेक्टिव समझिए। एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज दोनों को ही हम समझेंगे। तो सेंटेंस में क्या किया था, इस सेंटेंस को देखिए, अ टॉल बॉय ऑफ माई क्लास इज प्लेइंग हॉकी। आपने देखा होगा, तो इस सेंटेंस में ये जो टॉल है ये आपका एडजेक्टिव है, और ऑफ माई क्लास ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। दोनों को हम एक साथ समझते हैं। देखिए, सेंटेंस में, और अगर हम सब्जेक्ट पार्ट की बात करें
जिसको पूरे को हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अगर इस नाउन फ्रेज की बात करें तो जो एडजेक्टिव अगर एक शब्द है, गौर से सुनिए, एडजेक्टिव यदि आपका सिंगल शब्द है तो जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसको एट्रीब्यूटिवली रूप में विशेषता बताने के लिए उस नाउन से पहले प्रयोग होता है। और यदि वो शब्द जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं इन शब्दों के समूह, तो वो हमेशा उस नाउन को उस हेडवर्ड के तुरंत बाद प्रयोग होते हैं। अगर सिंगल शब्द है, सिंगल वर्ड है, तो उस नाउन से पहले यानी कि बिफोर। और अगर आपका नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द 1 2 3 एक फ्रेज है तो फ्रेज आफ्टर द नाउन, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहे हैं उस नाउन के बाद प्रयोग होते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर एडजेक्टिव एक शब्द है तो उस नाउन से पहले, और एडजेक्टिव फ्रेज है यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज है तो उस नाउन के बाद। अब ये समझ लेते हैं, क्या यहां पर सिंगल शब्द है, क्या यही रहेगा? क्या सिंगल शब्द में 2-3 एडजेक्टिव आ सकते हैं? तो देखिए, वो तो हम एडजेक्टिव का जब पार्ट पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में जो क्रम है कि साइज, शेप, वर्ड, जो आपका कलर है और आपकी ओरिजिन है, इन सब का जो क्या क्रम रहेगा वो तो हम एडजेक्टिव के पार्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी ये समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम कहें द टॉल एंड हैंडसम बॉय of my class is an honest person। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इस बॉय से पहले हमने टॉल और हैंडसम शब्द लिया है, तो क्या हम 1 2 3 शब्दों को क्या एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे? क्या आपका ये शब्द जो है फ्रेज कहलाएगा? जी नहीं। यहां पर 2 आपके एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, एक टॉल और दूसरा हैंडसम। तो ये आपके 2 एडजेक्टिव्स हैं, ना कि फ्रेज। फ्रेज का होता है कुल मिलाकर जो शब्दों का समूह जो है एक यूनिट बन जाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ माई क्लास, ये आपका एक यूनिट बन जाता है और ये यूनिट पूरा इस बॉय को क्वालिफाई करने का काम करता है, तो ये फ्रेज कहलाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये उस मेन हेड वर्ड के चारों ओर रहते हैं और ये पूरा पार्ट मिलाकर के ये आपका सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपका नाउन फ्रेज के अंतर्गत पूछा जाता है। ये नाउन फ्रेज कहलाता है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम करेगा तो सब्जेक्ट केवल अकेला शब्द नहीं होता बल्कि उसके गुण दोष भी उसके साथ रहते हैं। अब और अगर हम और इजी लैंग्वेज में बात करें तो इस संसार की जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, और नाउन ही एक्शन को करने वाला होता है। तो अगर हम नाउन की बात करें और हम नाउन फ्रेज की बात करें तो नेचुरल है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके गुण दोष, उसकी गिनती, उसकी पोजीशन हमेशा उसके साथ जुड़ी रहती है। हालांकि व्यक्ति वही है, काम वही व्यक्ति करेगा, लेकिन उसकी जो गुण दोष है, उसकी स्थिति है, उसकी गिनती है, उसकी पोजीशन है, ये कुल मिलाकर के उसके साथ जुड़े रहते हैं और इन्हीं जुड़ाव को
वो जहां जाएगा उसके साथ रहेंगे और इसी पूरे को हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इसको रख रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा। एक बात और समझ लेते हैं कि नाउन फ्रेज हमारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे, अगले देखते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए। तो देखिए नाउन फ्रेज की अगर हम बात करें तो क्या आपके एक सेंटेंस में जो एडजेक्टिवल फ्रेज है तो वो किस किस प्रकार के होते हैं। अब यहां पर सेंटेंस देखिए, तो हम एडजेक्टिवल फ्रेज की बात कर रहे थे। एडजेक्टिव जो फ्रेज होते हैं वो आपके ये प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा एडवर्ब फ्रेज, चौथा आपका प्रीपोजिशन फ्रेज। यानी कि चारों फ्रेज आपके एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में काम करते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रीपोजिशन एडवर्ब ये कैसे? अरे कोई भी फ्रेज हो, चाहे वो प्रीपोजिशन से बना हो, चाहे आपका नाउन से बना हो, चाहे एडजेक्टिव से बना हो, अगर वो क्वालिफाई करने के काम कर रहा है, क्वालिफाई करने के काम आ रहा है, तो नेचुरली वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं फ्रेजेस आफ्टर नाउन। यानी कि आफ्टर नाउन जो फ्रेज होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब समझ लीजिए, सेंटेंस के एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें, देखिए, दैट सिंपल मैन माई पैटर्न lives in a big house। तो यहां पर ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। इस पार्ट में हेड वर्ड आपका मैन है, और ये मैन कौन है? माई पैटर्न। तो ये मैन माई पैटर्न आपका देखिए नाउन है, और ये नाउन भी इस फ्रेज को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में थोड़ा सा ऐड कर रहा है, थोड़ी सी और बातें बता रहा है। मैन कौन है? मेरा पैटर्न, यानी कि मेरा संरक्षक। और कैसा है संरक्षक? सिंपल है, और दैट हम इशारा कर रहे हैं। तो ये आपका डिटर्मिनर एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिवल फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज क्या काम कर रहा है? इसको क्वालिफाई करने का। तो कहने का मतलब है ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। दैट हैंडसम बॉय wearing a black shirt is my best friend। तो दैट हैंडसम बॉय बियरिंग अ ब्लैक शर्ट, तो आप देख रहे होंगे बियरिंग अ ब्लैक शर्ट इस बॉय की एक पहचान बन गई है। तो ये शब्द टोटल जो फ्रेज है ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपका वो शब्द एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज भी काम कर सकता है।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द पीपल अपस्टेयर्स आर फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट पार्ट में पीपल आपका हेडवर्ड है और अपस्टेयर ये आपका एडवर्ब है। तो देखिए अपस्टेयर का यहां पर मतलब हुआ, आप कहेंगे कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। भाई ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव नहीं है। कैसे? देखिए पीपल अपस्टेयर नहीं है, पीपल की कोई क्वालिटी नहीं है अपस्टेयर। अपस्टेयर क्या है? वो ऊपर रहते हैं, जो ऊपर रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली के हैं। तो यहां पर पीपल हु लिव अपस्टेयर, तो लिव को क्वालिफाई कर रहा है अपस्टेयर, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहां पर पीपल हु लिव अपस्टेयर को हम अपस्टेयर ले रखा है, तो इसका मतलब है लिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। तो ऐसे में एडवर्ब फ्रेज भी नाउन के बाद प्रयोग होता है, और जो सबसे कॉमन होता है वो होता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसको समझते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन आता है नाउन के बाद। सबको मिटा दे रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनते रहना, केवल सब्जेक्ट पार्ट ही आज पढ़ पाएंगे। सबसे जो कॉमन होता है वो होता है आपका प्रीपोजिशन फ्रेज। देखिए अ ब्लैक काउ, अंडर दैट नीम ट्री, ये पूरा शब्द अंडर दैट नीम ट्री इस काउ की पोजीशन के बारे में बता रहा है, और इज माइन, तो उस नीम के पेड़ के नीचे जो गाय है वो मेरी है। तो ये पूरा का पूरा शब्द अंडर दैट ट्री क्या इस काउ को क्वालिफाई करने का काम नहीं कर रहा है? तो जो क्वालिफाई कर रहा है उसके बारे में समथिंग बता रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज कौन सा है? अंडर दैट ट्री, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज उस नाउन को बताने का काम कर रहा है। तो यहां पर समझ गए कि आपके डिटरमिनर, आपका एडजेक्टिव और आपका हेडवर्ड और फिर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ये चार पार्ट आपके जो है सब्जेक्ट के कहलाते हैं। और अगर ये नाउन के बारे में बता रहे हैं तो पूरा का पूरा शब्द जो है ये यहां से लेकर इतना, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका सब्जेक्ट और दूसरे कहेंगे आपका नाउन फ्रेज के बारे में बता रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या सब्जेक्ट की जगह, जब हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की बात कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट की जगह क्या केवल नाउन ही आता है? क्या हमने नाउन ही अभी तक पढ़ा है? तो देखिए सब्जेक्ट के जो नाउन के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए उसको समझिए। तो आपने पढ़ा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के रूप में अभी आपने पढ़ा नाउन, नाउन एंड इट्स सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर आता है वो आता है आपका प्रोनाउन का, दूसरा नंबर आता है आपका
जेरंड का, इन्फिनेटिव का केवल यही दो पार्ट पढ़ते हैं, जेरंड और इन्फिनेटिव। प्रोनाउन का एग्जांपल यही देख लीजिए, आई वॉक, मैं टहलता हूं। आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वॉक इसका प्रीडिकेट पार्ट है, और यहां पर आई जो शब्द है वो आपका प्रोनाउन है। चलिए अब हम एक एक करके जेरंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जेरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी फॉर्म होती है वो आपका जेरंड का काम करती है, और इन्फिनेटिव जो होता है वो टू के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपका इन्फिनेटिव होता है। ये दोनों ही, जेरंड हो चाहे इन्फिनेटिव हो, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट पार्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट पार्ट के रूप में, यानी कहने का अर्थ है ये आपके नाउन के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्या है यहां सेंटेंस, देखिए पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, जेरंड। देखिए अगर ये बना कैसे है, वर्ब से, और काम किसका कर रहा है, ये नाउन का। तो जेरंड जो है आपका वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन है तो नेचुरल है कि इसमें नाउन के भी गुण होते हैं और वर्ब के भी गुण होते हैं। इन सारे के बारे में देखते हैं। यहां पर देखिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर देखते हैं कि स्विमिंग जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहां पर स्विमिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी कि नाउन का काम कर रही है। तो एक बात और समझ लीजिए, अगर स्विमिंग है वर्ब से बना है तो नेचुरल की वर्ब है तो उसके साथ एडवर्ब भी जुड़ना हो सकता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल वर्ब का भी काम करेगी और नाउन का भी काम करेगी। ऐसा भी कह सकते हैं जैसे swimming in this pool। इस तालाब में तैरना, स्विमिंग वेयर। तो ये इन दिस पूल आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। कि स्विमिंग इस तालाब में जो है आपको अलाउड नहीं है। और सेंटेंस देखते हैं, प्लेइंग, खेलना। प्लेइंग व्हाट, हॉकी, हॉकी खेलना। तो आप देख रहे हो अगर प्लेइंग सब्जेक्ट है तो हॉकी ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, यानी कि वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो प्लेइंग हॉकी इज नॉट माई हॉबी। तो समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब जेरंड भी आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जेरंड है और वर्ब से बना है तो नेचुरल की ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और आपका एडवर्ब भी हो सकता है। तो समझ गए होंगे। ऐसे ही इसी तरह से आपका इन्फिनेटिव भी काम करता है। तो इसे मिटा दे रहे हैं और इन्फिनेटिव लिख ले रहे हैं। अब इन्फिनेटिव देखिए, क्या होगा, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां समझ गए होंगे, यहां पर टू वॉक जो है इन्फिनेटिव है और आपका सब्जेक्ट पार्ट है,
और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अगले देखते हैं टू प्ले। उसी तरह अगर प्ले नाउन का काम कर रहा है और वर्ब है तो, और वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है और ट्रांजिट वर्ब होने के नाते जरूरी है ये ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। तो टू प्ले क्रिकेट इज माई पैशन। तो समझ गए होंगे आपके सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन, प्रोनाउन, जेरंट और आपका इन्फिनेटिव काम करता है, और नाउन और इसकी जो क्वालिफायर्स होते हैं इन सबको अगर मिला दिया जाए तो आपका नाउन फ्रेज बनता है और सब्जेक्ट पार्ट बनता है। अगले पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका प्रेडिकेट पार्ट। और प्रेडिकेट पार्ट में आप जानते हैं कि जो वर्ब होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दूसरे आपके एडवर्ब, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन सारी बातों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रामर पढ़ने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।